गुड मॉर्निंग बच्चों। सर्वोदय क्लासेस बाय दिनेश सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। जहां भी होंगे अच्छे ही होंगे और बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर ही रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग संस्कृत अनुवाद बनाना सीखे थे और आज के क्लास में हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम लोग समय का जो है अभाव रहने के कारण, क्योंकि अब परीक्षा में समय ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही साथ क्लियर करेंगे ताकि जो है हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बना पाए। तो साइंस के तीनों किताब को हम लोग बारी बारी से पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग फिजिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिक्स रहेगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि समय अब बचा नहीं है। बहुत कम समय में हमें तैयारी करनी है और बेहतर तैयारी करनी है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को एक ही साथ क्लियर करना चाहेंगे। तो बच्चों, समय को हम लोग अब वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिक्स में कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिजिक्स में सवाल आ सकता है बच्चों कि प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्रकाश स्रोत क्या है? तो इसका जवाब क्या देंगे बच्चों कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्वेश्चन आ सकता है अगला बच्चों इसी में कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होता है? तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होता है, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक स्रोत। इसमें और क्वेश्चन क्या आ सकता है बच्चों? अगला क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश जब किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो प्रकाश जो है छितरा जाता है। तो प्रकाश के छितराने की घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हम किसको कहेंगे? यानी प्रकाश जब किसी कण पर पड़ती है और चारों दिशा में जो छितरा जाता है तो इसको छितराने को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। अगला सवाल क्या आ सकता है बच्चों? अगला सवाल आएगा कि पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार कर जाएगा उसको हम लोग कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच आएगा, हवा आएगा, ये सब में जो है प्रकाश जो है आसानी से क्या हो जाएगा? पार कर जाएगा। एक होता है अपारदर्शी, एक अपारदर्शी भी आ सकता है। तो अपारदर्शी किसको कहेंगे? जिस पदार्थ से प्रकाश पार नहीं कर सकता है उसको हम लोग कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ में क्या आ जाएगा? पत्थर आ जाएगा, ईंट आ जाएगा। और एक आ सकता है क्वेश्चन पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसको कहेंगे? तो जिसमें से प्रकाश का कुछ ही भाग पार हो पाएगा उसको हम लोग कहेंगे पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ में क्या आएगा बच्चों? धुआं आ सकता है, तेल लगा हुआ कागज आ सकता है, घिसा हुआ कांच आ सकता है। तो हमें अगर उदाहरण ध्यान देंगे तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं और परिभाषा आएगा तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो हम लोग
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही साथ पढ़ते जाएंगे। जैसा क्वेश्चन आए, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे, सब्जेक्टिव में आए तो सब्जेक्टिव में बनाएंगे। अब होता है प्रकाश का परावर्तन। ये क्वेश्चन भी आते रहता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है बच्चों, इसलिए ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन हम किसको कहेंगे? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है बच्चों। अब आ जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन है। तो हमें बताना होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आए, सब्जेक्टिव में आए, दोनों हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होगा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है बच्चों। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये पढ़ना था प्रतिबिंब में बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण जो होता है खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी गोलीय दर्पण हम लोग किसको कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होगा बच्चों? 2 प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहेंगे? तो जिसका बाहरी सतह रजतित हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? जिसका भीतरी सतह रजतित हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या होगा बच्चों? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है सबसे पहले दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में। और क्या चीज में आएगा अवतल दर्पण का उपयोग? टॉर्च, वाहन के हेडलाइट और सर्च लाइट में। और अवतल दर्पण का उपयोग किस काम में आएगा? रोगी के नाक, कान, गला, दांत इत्यादि को जांच करने में। और अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में भी होता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग? तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। गाड़ी के ड्राइवर के बगल में जो आईना लगा हुआ रहता है वह जो होता है उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसीलिए गाड़ी के ड्राइवर के बगल में पीछे की वस्तु को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब आ सकता है बच्चों
अगला क्वेश्चन कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता होगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है और पार्श्व रूप से उल्टा होता है और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। तो ये था समतल दर्पण की विशेषता। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/v + 1/u बराबर 1/f। यानी v किसको कहेंगे, तो v कहते हैं प्रतिबिंब दूरी को, u किसको कहेंगे, तो u कहते हैं वस्तु दूरी को और f कहते हैं फोकस दूरी को। अगला सवाल आ सकता है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा क्या होगा बच्चों कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन में होता क्या है कि प्रकाश की जो है दिशा बदल जाती है। तो प्रकाश के दिशा के बदलने की घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या होगा बच्चों, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या होगा कि इन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण की जया के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो इसके दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी स्नेल के नियम में क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक, ये होता है स्नेल का नियम। अब हमारा सवाल ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। तो वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है। उसी प्रकार पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। किरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला सवाल क्या आ सकता है बच्चों, अगला सवाल आ सकता है कि लेंस से आप क्या समझते हैं। लेंस से आप क्या समझते हैं। तो लेंस किसको हम कहेंगे, तो पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो 2 ज्यामितीय सतह से घिरा होता है उसे हम लोग लेंस कहेंगे। अगला सवाल क्या आ सकता है बच्चों कि लेंस कितने प्रकार के होता है। तो लेंस 2 प्रकार के होता है। एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस किसको कहेंगे बच्चों, तो जो किनारे की अपेक्षा कहेंगे बच्चों, जो किनारे की अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है उसे हम कहेंगे अवतल लेंस। और उत्तल लेंस किसको कहेंगे बच्चों, जो किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहेंगे। और लेंस में 2 फोकस होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लेंस में कितने फोकस हो सकते हैं। तो लेंस में 2 फोकस होता है। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि उत्तल लेंस को और कौन सा नाम से जाना जा सकता है। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला सवाल आ सकता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जा सकता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखे, ध्यान से समझे, क्योंकि अब समय तो बचा नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा जल्दबाजी में टॉपिक को शॉर्ट में बताना पड़ रहा है, इसलिए आप ध्यान से देखें। और क्वेश्चन क्या आ सकता है बच्चों? मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र हम लोग किसको कहेंगे? जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं उसको हम लोग नेत्र कहेंगे। और नेत्र जो होता है एक प्रकाशीय यंत्र होता है। यहां से सवाल आ सकता है बच्चों कि मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो हम इसका जवाब क्या देंगे? रेटिना पर, जिसको हम लोग हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मानव नेत्र का कौन सा भाग को नेत्रदान में दिया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया को दिया जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। पूछा जाएगा कि दूर बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु कितना होता है? तो दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेमी होती है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि दृष्टि दोष क्या है? तो दृष्टि दोष क्या होता है? मानव नेत्र में उम्र बढ़ने पर या कोई बीमारी रहने के कारण नेत्र में खराबी आ जाती है, उसे हम लोग दृष्टि दोष कहेंगे। अब आ सकता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होता है? तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और एक जरा दूरदर्शिता। अब निकट दृष्टि दोष क्या है? तो अगर हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है तो उसे हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष, और इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो आंसर होगा अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष किसको कहेंगे? जब हमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है तो उसे हम कहेंगे दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब आएगा जरा दूरदर्शिता क्या है? तो ना हमें निकट की वस्तु दिखाई दे और ना ही दूर की वस्तु दिखाई दे, उसे हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं, और इसे दूर करने में बाईफोकल लेंस का प्रयोग होता है। अगला सवाल आ सकता है बच्चों कि चालक पदार्थ क्या है? चालक पदार्थ कहो या सुचालक पदार्थ कहो, बात एक ही है। तो जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उसे हम कहेंगे चालक पदार्थ। उसे हम क्या कहेंगे? चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ में क्या आएगा बच्चा? मनुष्य आ सकता है, मनुष्य का शरीर, जानवर का शरीर, हवा, पृथ्वी, ये सब जो है चालक पदार्थ में आएंगे। और कुचालक पदार्थ में क्या आएगा? तो कुचालक पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है उसे हम कुचालक पदार्थ कहेंगे। जैसे में आ जाएगा रुई, प्लास्टिक, सूखी हवा, कागज, ये सब जो है कुचालक पदार्थ में आएगा। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि प्रतिरोधक का समूहन कितने प्रकार के होता है? तो प्रतिरोधक का समूहन 2 प्रकार के होता है। एक होता है श्रेणी क्रम समूह और दूसरा होता है समांतर क्रम समूह। श्रेणी क्रम में RS बराबर सूत्र होगा R1 + R2 + R3, और समांतर क्रम में 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होगा। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि बैटरी किसे कहेंगे? बैटरी किसे कहते हैं? तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं? तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला सवाल आ सकता है
कि विद्युत धारा का प्रवाह किस पथ में होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद पथ में होता है। किस पथ में होगा? बंद पथ में। अब क्वेश्चन आ सकता है कि एमीटर क्या है। तो एमीटर किसको कहेंगे? जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है उसे हम लोग एमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है वोल्ट मीटर से आप क्या समझते हैं। तो जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहेंगे। अब आ सकता है क्वेश्चन कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब आ सकता है बच्चों वीवीआई क्वेश्चन में कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम हर बार पूछे जाते हैं। तो ओम का नियम होता है आई समानुपाती भी। आई समानुपाती भी होता है बच्चों, या आई बराबर भी बटा आर होता है। अगर इस नियम को हम लिखना चाहेंगे तो इसका नियम होगा कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ये बच्चों ओम का नियम था। अब आते रहता है प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला सवाल आ सकता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाइऑप्टर होता है। अगला सवाल आ सकता है बच्चों कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किसमें किसमें होता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत तापक में होता है, विद्युत बल्ब में होता है, सुरक्षा फ्यूज में होता है। अगला सवाल आ सकता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? निष्क्रिय गैस। अगला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों विद्युत चुंबक क्या है। विद्युत चुंबक क्या है। तो विद्युत चुंबक वैसा चुंबक होता है जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। अब यहीं से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है। तो मैक्सवेल ने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में एक धारावाही तार को इस प्रकार पकड़ा कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर और हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यही है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं। विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव ही आ सकता है कि कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों विद्युत मोटर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज
किसने किया? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने किया था। कौन किया था बच्चों? माइकल फैराडे ने। अब क्वेश्चन आएगा कि विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र क्या है? तो विद्युत जनित्र वैसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले को हम लोग विद्युत जनित्र कहेंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि विभक्त वलय का प्रयोग किसमें होता है? तो इसका सही जवाब होगा विद्युत जनित्र। क्या होगा? विद्युत जनित्र। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि घर में जो हम लोग बिजली का प्रयोग करते हैं उसका माप कितना होता है? तो यह होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब क्वेश्चन आ सकता है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युन्मय तार का रंग कैसा होता है? तो विद्युन्मय तार का रंग लाल होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग काला होता है। उदासीन तार का रंग काला होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि अर्थ तार, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थिंग, भूतार भी बोल सकते हैं, भूतार का रंग कैसा होता है? तो भूतार का रंग हरा होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्विच को किस तार में जोड़ा जाता है? तो स्विच को विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है और किस तार में जोड़ा जाता है? तो विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और फ्यूज क्या है बच्चों? तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जिसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोधकता अधिक होती है। अगला सवाल आ सकता है बच्चों, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन तो जीव जंतु और पेड़ पौधे के अवशेष से प्राप्त ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहेंगे। और जीवाश्म ईंधन में कौन कौन आएगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ग्रीन हाउस गैस किसको कहेंगे बच्चों? तो ग्रीन हाउस गैस में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवा की चाल कितनी होनी चाहिए? तो हवा का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अब क्वेश्चन आ सकता है कि 1 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए कितना हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब होगा 2 हेक्टेयर। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि सौर नियतांक का मान कितना होता है? सौर नियतांक का मान कितना होता है? तो सौर नियतांक का मान 1.4 kW प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। नाभिकीय संलयन क्या होता है बच्चों? जिसमें 2 हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बनाने के लिए जुड़ता है, उसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहेंगे। और परमाणु बम किस क्रिया पर आधारित है बच्चों? तो यह होगा नाभिकीय विखंडन। अब कह दिया जाएगा क्वेश्चन की नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? तो नाभिकीय विखंडन में कोई भारी नाभिक 2 अपेक्षाकृत हल्के नाभिक में टूट जाता है, उसे हम नाभिकीय विखंडन कहेंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल फिजिक्स से पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग अगला विषय का अध्ययन करते हैं।
तो बच्चों अभी हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को एक ही साथ करेंगे। तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका परिभाषा होगा बच्चों कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज आता है बच्चों, एक आता है अभिकारक और एक आता है प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में कितने चीज आते हैं? दो चीज, एक अभिकारक और दूसरा प्रतिफल। अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र की सहायता से जो व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होता है। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होता है, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? जब दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित जब दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला सवाल क्या आ सकता है बच्चों? रसायन शास्त्र में बहुत सारी अभिक्रिया पढ़नी है, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ते हैं। जैसे में पहला संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन माने क्या होता है? जुड़ना। संयोजन माने क्या होता है? जुड़ना। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे इसका समीकरण क्या होगा? यानी कार्बन में हम ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो यहां पर संयोजन हुआ तो इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। और आ सकता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। इसमें जैसे हम लोग देखेंगे कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम अलग करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजन हो गया। यानी वियोजन का मतलब ही होता है अलग होना। अगला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे HCl हो गया अम्ल, NaOH हो गया भस्म, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड और जल। तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा बच्चों? लवण, और H2O क्या हो गया? जल। तो ये था उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक होता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का प्रभाव कौन कौन से कार्य पर पड़ता है? सबसे पहले भोजन का पचना, भोजन का दुर्गंधित होना, लोहे में जंग लगना, किसी वस्तु को दहन की क्रिया होना यानी जलना। तो ये होता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का प्रभाव। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि दहन से आप क्या समझते हैं? तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम दहन कहेंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि दहन के आवश्यक शर्तें कौन कौन है? दहन के आवश्यक शर्तें कौन कौन है? तो दहन के लिए
तीन आवश्यक शर्तें हैं। पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, और तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि दहन का पोषक क्या होता है। दहन का पोषक का मतलब होता है कि किसी वस्तु को जलने में कौन सहायता करता है। तो दहन के पोषक में होगा वायु यानी ऑक्सीजन, और दहन का अपोषक जो जलने में सहायता नहीं करेगा और उसको बुझा देगा, तो दहन का अपोषक होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। तो एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है, और ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा C4H10। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि गैस के बर्नर के पास या गैस के जो है सिलेंडर में क्या मिला देने से गैस का दुर्गंध हमें पता चल जाता है। तो उसमें हमें एथिल मरकैप्टन मिलाना पड़ता है। एथिल मरकैप्टन मिलाने से होता क्या है कि टंकी लीकेज है या नहीं लीकेज। अगर लीकेज रहेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि गैस निकल रही है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन। अगला सवाल आ सकता है बच्चों कि लवण अम्ल से आप क्या समझते हैं। अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो अम्ल वह पदार्थ है जो जिसका जलीय विलयन जो है खट्टा होता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन खट्टा होता है, उसे हम लोग कहेंगे अम्ल। तो अम्ल में क्या क्या आ सकता है, नींबू आ सकता है, सिरका आ सकता है, टमाटर आ सकता है, क्योंकि ये सब का स्वाद जो है खट्टा होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि भस्म क्या है या क्षार क्या है। तो भस्म का स्वाद जो होता है कड़वा होता है, यानी वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो उसे हम लोग कहेंगे भस्म। जैसे में टूथपेस्ट हो सकता है, और इसके अलावे जो है नीम हो सकता है। ये सब क्या होगा, इसके अलावे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। सब क्या है, भस्म है। अब आएगा बच्चों कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि कार्बोनिक अम्ल किसको कहेंगे। तो कार्बोनिक अम्ल हम लोग फिनाइल को बोलेंगे। कार्बोनिक अम्ल किसको कहेंगे, फिनॉल को। और सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी अम्ल को हम लोग कहते हैं, या बैटरी अम्ल को क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब क्वेश्चन आ सकता है कि लिटमस का पत्ता में अम्ल डालने पर कौन सा रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो लिटमस में अम्ल डालने पर लाल हो जाएगा और क्षार डालने पर नीला हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि दो सूचक का नाम बताए। सूचक किसको कहते हैं, तो जिस पर अम्ल या क्षार डालने पर रंग परिवर्तन होता है उसे हम लोग सूचक कहेंगे। तो सूचक में लिटमस आ सकता है, हल्दी आ सकता है, चुकंदर भी आ सकता है। ये सब बच्चों सूचक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि परबल अम्ल से आप क्या समझते हैं। परबल अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो वैसे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उसे हम लोग परबल अम्ल कहेंगे। परबल अम्ल का उदाहरण क्या होगा बच्चों, इसमें आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आएगा नाइट्रिक अम्ल, और आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सब जो है परबल अम्ल है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो दैनिक जीवन में सबसे पहले पीएच का महत्व पाचन तंत्र में है, उसके बाद दांतों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। थकान के समय में हमारे शरीर में जो लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति होती है इसमें भी पीएच के प्रभाव पड़ता है। और अम्ल के प्रयोग से बर्तन का धब्बा दूर हो जाना, मिट्टी का पीएच, उसके बाद जलीय जीव, ये सब जो है पीएच का प्रभाव पड़ता है। अब पूछा जाएगा बच्चों कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है।
तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि साधारण नमक का सूत्र क्या होगा? तो साधारण नमक का सूत्र होगा NaCl। आ सकता है बच्चों खाने का सोडा का सूत्र, तो खाने का सोडा का सूत्र होगा NaHCO3। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों धोने का सोडा, तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 गुने 10H2O। विरंजक चूर्ण का सूत्र होगा CaOCl2। ये होता है विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण कैसे बनता है बच्चों? तो शुष्क बुझे हुए चूने को अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसमें अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 गुने हाफ H2O होगा। अगला सवाल आ सकता है बच्चों धातु और अधातु। धातु और अधातु से आप क्या समझते हैं? तो धातु हम किसको कहेंगे? वैसे तत्व जिसमें चमक होगी, जो आघातवर्ध होगा, जिसमें तनन क्षमता होगी, उसे हम लोग धातु कहेंगे। इसका उदाहरण में तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये सब जो है धातु है। और अधातु किसको कहेंगे? जिसमें चमक नहीं होती है, जो आघातवर्ध नहीं होता है, जिसमें तनन क्षमता नहीं होती है, उसे हम अधातु कहेंगे। तो अधातु में आएगा ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जो है अधातु में आएगा। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो सबसे अच्छा चालक में आएगा चांदी। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे क्रियाशील धातु आएगा पोटेशियम। सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम होगा। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि रासायनिक बंधन से आप क्या समझते हैं? रासायनिक बंधन से आप क्या समझते हैं? तो वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखता है उसे हम लोग रासायनिक बंधन कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? रासायनिक बंधन कहेंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि धातु कर्म से आप क्या समझते हैं? तो अयस्क से धातु के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया को हम धातु कहेंगे। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि खनिज से आप क्या समझते हैं या खनिज क्या है? तो पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहेंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि अयस्क क्या है? तो अयस्क होगा कि जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो तथा जिसे कम खर्च में ही धातु प्राप्त की जा सके उसे हम अयस्क कहते हैं। तो हम लोग जमीन के अंदर से अयस्क ही निकालते हैं और उसे शुद्ध करने पर हमें खनिज प्राप्त होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि भर्जन से आप क्या समझते हैं या भर्जन क्या है? भर्जन क्या है या भर्जन से आप क्या समझते हैं? तो सल्फाइड अयस्क को वायु की पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अब आ सकता है बच्चों कि निस्तापन क्या है? तो अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन है? एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन है? तो एल्युमिनियम का अयस्क होगा बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। अब क्वेश्चन आ सकता है कि पारा का अयस्क क्या है? तो पारा का अयस्क सीने बार होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि जस्ता के अयस्क कौन कौन है?
तो जस्ता का अयस्क होगा जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र धातु कहेंगे दो या अधिक धातु अथवा एक धातु एवं एक धातु का समान मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो मिश्र धातु में आएगा पित्तल। पित्तल किससे बनता है बच्चों? तो पित्तल बनता है तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता से, जिंक, तांबा या जस्ता बोलो या जिंक बोलो, इससे क्या बनता है? पित्तल। कांसा किससे बनता है बच्चों? तो कॉपर और टिन से। अब क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली में जो लौह स्तंभ है उसका वजन कितना है। तो उसका वजन 6000 केजी है। अगर उसकी ऊंचाई पूछ दे तो ऊंचाई जो है वो है 8 मीटर और ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होगा। पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत कार्बन है। तो पृथ्वी पर 0.02% कार्बन है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही जवाब होगा बर्जिलियस। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि कार्बन के अपरूप कौन कौन है। तो कार्बन का अपरूप हीरा होगा और ग्रेफाइट होगा। हीरा और ग्रेफाइट। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि फुलेरिन का सूत्र क्या होगा। तो फुलेरिन का सूत्र C60 होगा। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि कार्बनिक यौगिक के सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के सूत्र 3 प्रकार के होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एक होता है संरचना सूत्र और एक होता है त्रिविम सूत्र। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि एल्डिहाइड का सूत्र क्या होगा। तो एल्डिहाइड का सूत्र होता है CnH2n+1CHO। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है CnH2n+1COOH। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि एल्कोहल कैसे बनता है। तो एल्कोहल जो है एल्किल हाइलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि साबुन कैसे बनता है। साबुन कैसे बनता है। तो वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने से साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक जो होता है उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न लवण होते हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। तिर्यक नियम का प्रतिपादन डोब्रेनर ने किया था। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। तो मेंडलीव का आवर्त नियम था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। और मेंडलीव का जन्म कब हुआ। तो मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 रूस के साइबेरिया में हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो आवर्त नियम का प्रतिपादन मेंडलीव ने किया था। और क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8 वर्ग है। क्वेश्चन आ जाएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त है।
अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। आधुनिक आवर्त सारणी को किस आधार पर सजाया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997 में हुआ था जापान के क्योटो शहर में। क्वेश्चन आ सकता है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि गंगा कार्यान्वयन योजना की घोषणा कब हुई थी। तो यह घोषणा हुआ था 1986 में। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथ और भिलांगना नदी के संगम पर यानी गंगा नदी पर है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि भारत में वन्य जीव और प्रकृति संरक्षण वर्ष कब मनाया गया। तो यह मनाया गया था 1970 में। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों चिपको आंदोलन कहां चलाया गया। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होगा। इस प्रकार से केमिस्ट्री में बहुत सारे सवाल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहे और अंत तक जरूर देखें। अब हम लोग अगले विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को एक साथ ही कवरेज करेंगे। तो देर किए बिना हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आते रहता है बच्चों कि जैव प्रकर्म से आप क्या समझते हैं। जैव प्रकर्म से आप क्या समझते हैं। तो वैसी सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जैव प्रकर्म कहेंगे, यानी जिस क्रिया के द्वारा जीव का अनुरक्षण होगा उसे हम लोग जैव प्रकर्म कहेंगे। अगला सवाल आ सकता है बच्चों कि पोषण से आप क्या समझते हैं। पोषण से आप क्या समझते हैं। तो वैसे विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसे हम पोषण कहेंगे, यानी जिस विधि के द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा उसे हम पोषण कहेंगे। और पोषण दो प्रकार के होता है, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण किसको कहेंगे, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेगा, तो उसे हम कहेंगे स्वपोषण। तो स्वपोषण में आएगा हरे पौधे। परपोषण किसको कहेंगे, तो जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है उसे हम परपोषण कहेंगे। इसमें मनुष्य आ जाएगा, सभी जीव जंतु आ जाएगा। परपोषण भी अगर आ सकता है कि परपोषण कितने प्रकार के होता है, तो परपोषण 3 प्रकार के होता है। परपोषण 3 प्रकार के होता है। पहला होता है मृत जीवी पोषण, यानी जो मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करेगा उसको कहेंगे मृत जीवी। इसमें आएगा कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। दूसरा आएगा परजीवी। तो परजीवी क्या होगा, जो दूसरे जीव के संपर्क में रह करके भोजन प्राप्त करेगा उसको हम लोग कहते हैं परजीवी। जैसे में हो जाएगा गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी, ये सब होगा परजीवी पोषण। और तीसरा होता है प्राणी संपोषण, यानी जो ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करता है उसको हम कहेंगे प्राणी संपोषण। इसमें आ जाएगा अमीबा आएगा, मेढक आएगा, मनुष्य भी आएगा।
अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज क्या चाहिए? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि रंध्र किसमें पाया जाता है? तो रंध्र पत्तियों में पाया जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल अणु को कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि अमीबा अपना भोजन किस क्रिया द्वारा ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना भोजन का ग्रहण कुटपाद द्वारा करता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि किसके शरीर पर सिलिया पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पैरामीशियम। क्वेश्चन आ सकता है कि अमीबा का प्रचलन अंगक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कुटपाद। क्वेश्चन आ सकता है कि पैरामीशियम का प्रचलन अंगक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा सिलिया। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। क्वेश्चन आएगा कि दांत के ऊपर एक कड़ी परत होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे इनामेल कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि दांत कितने प्रकार के होता है? तो दांत 2 प्रकार के होता है, एक अस्थाई दांत और दूसरा अस्थाई दांत। अस्थाई दांत की संख्या 20 होती है और अस्थाई दांत की संख्या 32 होती है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मुख से भोजन कहां पहुंचता है? तो मुख से भोजन ग्रसनी में पहुंचता है और ग्रसनी से भोजन ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली से अमाशय में जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि अमाशय का अगला भाग क्या कहलाता है? तो अमाशय का अगला भाग कार्डियक कहलाता है और पिछला भाग पाइलोरी कहलाता है और अमाशय का बीच का भाग फुंडी कहलाता है। और अमाशय में ही जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि से ही जठर रस निकलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जठर रस कहां से निकलती है? तो जठर रस जठर ग्रंथि से निकलती है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मनुष्य के अमाशय से प्रतिदिन कितना जठर रस निकलता है? तो प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस निकलता है। क्वेश्चन आ सकता है कि अमाशय की दीवार में होने वाला घाव क्या कहलाता है? तो उस घाव का नाम अल्सर होता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि अमाशय में जब भोजन पचकर गाढ़े लेई की तरह हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे काइम कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत कितने भाग में बटे होते हैं? तो छोटी भाग 3 भाग में बटे होते हैं, एक ग्रानी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है और यकृत का वजन लगभग 1.5 केजी होता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि पित्त रस कहां से निकलता है? तो पित्त रस यकृत से निकलता है और अग्न्याशय रस अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है और आंत्र रस आंत ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पित्त का क्या कार्य है? तो पित्त का कार्य है वसा का पाचन में सहायता करना।
क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मनुष्य के दूसरी बड़ी ग्रंथि, तो मनुष्य के शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि जब छोटी आंत में भोजन पच जाता है तो वह भोजन क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा चाइल। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि बड़ी आंत कितने भाग में बटा होता है, तो बड़ी आंत दो भाग में बटा होता है, एक होता है कोलन और दूसरा होता है मलाशय। क्वेश्चन आ सकता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर जो एक छोटी नली होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम सिक्कम कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग कौन सा है, तो अपेंडिक्स होगा। अब क्वेश्चन आ सकता है कि श्वसन क्या है, तो जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे हम लोग श्वसन कहेंगे। और श्वसन दो प्रकार के होता है, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसको कहेंगे, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे हम वायवीय श्वसन कहेंगे, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसे हम अवायवीय श्वसन कहेंगे। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि जंतु के श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, तो जंतु के श्वसन अंग श्वास नली, गिल्स और फेफड़ा होता है। तो मछली का श्वसन अंग क्या होगा, गिल्स होगा। मनुष्य का श्वसन अंग क्या होगा, फेफड़ा होगा। कीट पतंग का जो है श्वसन अंग क्या होगा, त्वचा होगा। उसी प्रकार आगे सवाल आ सकता है बच्चों कि श्वास लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वास लेने की क्रिया को हम लोग प्रश्वास कहते हैं। श्वास छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। और दोनों को एक साथ श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि खून का रंग लाल किस कारण से होता है, तो खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला सवाल आ सकता है बच्चों कि परिवहन क्या है, या परिवहन से आप क्या समझते हैं, तो परिवहन का मतलब होता है हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ या जल एक अंग से दूसरे अंग तक जिस क्रिया के द्वारा पहुंचता है उसे हम परिवहन कहेंगे। तो पेड़ पौधे में परिवहन के लिए दो ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम ऊतक जो है पेड़ पौधे में जल को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है, और फ्लोएम ऊतक पौधे में बने भोजन को पत्ता से जड़ तक पहुंचाता है। तो ये था जाइलम और फ्लोएम। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन का परिभाषा क्या होगा, पौधे के वायवीय भाग से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और ये गाढ़े लाल रंग का क्षारीय पदार्थ है। क्वेश्चन आ सकता है कि हल्के पीले रंग का जो चिपचिपा द्रव होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, एक फाइब्रिनोजिन, एक पैंथ्रोबिन और एक हिपैरिन। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि रक्त कितने प्रकार के होता है, तो रक्त 3 प्रकार के होता है, लाल रक्त, श्वेत रक्त और एक होता है रक्त पट्टिकाणु। तो श्वेत रक्त में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है जिसके कारण वह रंगहीन होता है। और रक्त विमाणु का क्या काम है, रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो रक्त पट्टिकाणु या रक्त प्लेटलेट्स भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य का केंद्रीय पंप अंग कौन सा है,
तो मनुष्य का केंद्रीय पंप अंग हृदय है और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। क्वेश्चन आ सकता है बच्चे कि रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती है? तो रक्त वाहिनियां 3 प्रकार के होता है, एक धमनी, एक रक्त केशिकाएं और एक शिरा। क्वेश्चन आ सकता है कि धमनी क्या है? तो धमनी जो है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। शिरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग से हृदय में लाता है। और रक्त केशिकाएं क्या होती है? तो रक्त केशिकाएं जो है एक अत्यंत महीन रक्त नलिका होती है। इसकी दीवार चपटी एपिथेलियम के स्तर की बनी होती है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि लसिका क्या है? तो लसिका जो है एक रंगहीन द्रव है। लसिका जो है रंगहीन द्रव है, यानी WBC सहित रक्त प्लाज्मा को हम लोग लसिका कहेंगे। और लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य के रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है। और रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? तो इसका परिभाषा होगा कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। और मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा होगा? तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि वृक्क का कार्य क्या है? तो वृक्क का कार्य है उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेना। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्येक वृक्क में मनुष्य में कितने वृक्क होते हैं? तो मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होता है, यानी प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 10 लाख। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि कृत्रिम वृक्क क्या है? तो कृत्रिम वृक्क हीमोडायलिसिस मशीन है। क्वेश्चन आ सकता है कि पेड़ पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो पेड़ पौधे में उत्सर्जी पदार्थ रेजिन हो गया, गोंद हो गया, टेनिन हो गया, ये जो है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। क्वेश्चन आ सकता है कि गोंद जो है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो गोंद जो है बबूल के पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है। और टैनिन जो है वृक्ष के छाल में संचित रहता है। क्वेश्चन आ सकता है कि टैनिन कहां संचित रहता है? तो इसका सही जवाब होगा वृक्ष के छाल में। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होता है? तो पादप हार्मोन 5 प्रकार के होता है। पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिब्रेलिन्स, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, चौथा होता है एब्सिसिक एसिड और 5वां होता है एथिलीन। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सिन जो है तने की वृद्धि में सहायक होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जिब्रेलिन्स क्या करता है? तो कि जिब्रेलिन्स जो है पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोकाइनिन का क्या कार्य है? तो साइटोकाइनिन जो है पेड़ पौधे में पर्णहरित को नष्ट नहीं होने देता है। क्वेश्चन आ सकता है कि एब्सिसिक एसिड क्या कार्य करता है? तो एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी ये पौधे की वृद्धि को नष्ट करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पौधे में गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो होगा एथिलीन। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1.5 kg होता है और इसका आयतन 1650 ml होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग सेरिब्रम है।
क्वेश्चन आ सकता है मस्तिष्क का कार्य क्या है। तो मस्तिष्क का कार्य होगा आवेग को ग्रहण करना, ग्रहण किए गए आवेग पर अनुक्रिया करना, विभिन्न आवेगों का जो है सहसंबंधन करना। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मनुष्य में कितने अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मनुष्य में 6 अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं और जनन ग्रंथि। क्वेश्चन आ सकता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन आ सकता है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि विरसन द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब होगा एंड्रोजेंस। और सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन को ही हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, यानी ये नर हार्मोन है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जनन से आप क्या समझते हैं। तो जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। और क्वेश्चन आ सकता है कि जनन कितने प्रकार के होता है। तो जनन 2 प्रकार के होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसको कहेंगे, जिसमें एक व्यष्टि भाग लेता है उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। और जिसमें 2 विपरीत व्यष्टि भाग लेता है, यानी 2 विपरीत लिंग भाग लेता है, उसे हम लैंगिक जनन कहेंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि पुष्प का नर भाग को क्या कहेंगे। तो फूल का नर भाग पुमंग कहलाता है और फूल का मादा भाग जयांग कहलाता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि परागन क्या है। तो परागन का परिभाषा क्या होगा, परागकण के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। और परागन 2 प्रकार के होता है, एक स्वपरागन और एक परपरागन। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि निषेचन के बाद कौन सा भाग फल में बदलता है। कौन सा भाग फल में बदलता है। तो अंडाशय। और बीजांड जो है बीज में विकसित होता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि किशोरावस्था की आयु कितनी होती है। तो किशोरावस्था की आयु 11-12 से 18-19 वर्ष तक होती है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि नर का जो है प्रमुख जनन अंग कौन सा है। तो नर का प्रमुख जनन अंग वृषण होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, या नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब होगा वृषण। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि प्रत्येक स्त्री में कितना जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। तो प्रत्येक स्त्री में 1 जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि महिला में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मादा भाग में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि लैंगिक जनन संचारित रोग कौन कौन सा है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग में आ जाएगा गोनोरिया, सिफिलिस, सर्विक्स कैंसर, एड्स। अब क्वेश्चन आ सकता है कि परिवार नियोजन क्या है। तो परिवार में संतान की संख्या को सीमित रखने की क्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि स्त्रियों में परिवार नियोजन के लिए कौन कौन से साधन उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब होगा डायाफ्राम, कॉपर टी और लूप। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता क्या है। तो आनुवंशिकता का परिभाषा होगा जनक से उनके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मक के माध्यम से पैतृक गुण का संचरण
आनुवंशिकता कहलाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि आनुवंशिकता का नियम किसने दिया? तो आनुवंशिकता का नियम मेंडल ने दिया था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम देने के लिए किस पौधा को चुना था? तो यह था मटर का पौधा। क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल के लक्षण प्रारूपी अनुपात कितना था? तो लक्षण प्रारूपी अनुपात 3:1 था। अगर जीन प्रारूपी अनुपात पूछेगा तो 1:2:1 था। क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा। क्वेश्चन आ सकता है कि लिंग क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो लिंग क्रोमोसोम X और Y होता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि उपार्जित लक्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उपार्जित लक्षण का सिद्धांत लामार्क ने जो है प्रतिपादित किया था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि समजात अंग, समजात अंग किसको कहेंगे? तो वैसे अंग जो भिन्न भिन्न कार्य का संपादन करेगा लेकिन बनावट या रचना एक जैसा होगा उसे हम कहेंगे समजात अंग। जैसे में मेढक, पक्षी, बिल्ली तथा मनुष्य का अग्रपाद। असमजात अंग किसको कहेंगे? जो रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से अलग अलग होगा लेकिन एक ही कार्य को संपन्न करेगा उसे हम असमजात अंग कहेंगे। जैसे में तितली और पक्षी का अंग। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों जीवाश्म क्या है? तो जीव जंतु के अवशेष चिन्ह को ही हम लोग जीवाश्म कहेंगे। और जीवाश्म की आयु का पता करने का तरीका कौन होगा? तो इसका सही तरीका है रेडियो कार्बन काल निर्धारण। ऐसे हम लोग जितनी गहराई से निकलेगी उतना जीवाश्म पुराना रहेगा, जितनी ऊपर निकलेगा उतना जो है वो नया होगा। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। क्वेश्चन आ सकता है कि मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है। क्वेश्चन आ सकता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो पोषण के लिए उत्पादक पर निर्भर होता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता 3 प्रकार के होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आएगा और तृतीयक उपभोक्ता जो है उच्च श्रेणी का उपभोक्ता है। एक होता है अपघटनकर्ता जो मरे हुए जीव जंतु को नष्ट करता है उसे हम अपघटनकर्ता कहेंगे। क्वेश्चन आ सकता है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? तो आहार श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय जो है प्रवाह होता है और एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़ा रहता है, उसे हम लोग आहार श्रृंखला कहेंगे। यानी आहार श्रृंखला में आ सकता है घास, हिरण, बाघ। यानी घास को खाएगा हिरण और हिरण को खाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन का निर्माण किससे हुआ है? तो ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणु से हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन की परत के क्षय के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब होगा CFC। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।